हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम करें क्लास 12 की केमिस्ट्री को। और आपको ध्यान हो, पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है विलियन क्लास 12 का, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट करा था। और आज से उसी के हम न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, जो एनसीईआरटी में आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, उनकी वैरायटी बहुत अच्छी है। हम कह सकते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और बोर्ड के एग्जाम से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और मेरी कोशिश है आपको 100% इसके क्वेश्चंस में कराऊं एनसीईआरटी के, चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके चैप्टर के बीच में जो उन्होंने पाठ्यनिहित प्रश्न दिए चाहे वो हो। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सब का सब सॉल्व करवाने की। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। और सबसे पहले लेंगे इसका प्रश्न संख्या 1 यानी कि 2.1। और 2.1 प्रश्न हमारा क्या है, इसके अनुसार विलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलियन संभव हैं, प्रत्येक प्रकार के विलियन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि हमें यह बताना है कि विलियन क्या होते हैं। तो आप परिभाषा भली भांति जानते हैं, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। विलियन का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विलियन एक मिश्रण तो है लेकिन वो समांगी होना चाहिए। समांगी का अर्थ होता है उसके अलग अलग हिस्सों में जो अवयवों के जो घटक हैं वो समान होने चाहिए। ऐसा ना हो किसी एक हिस्से पर एक अवयव का मान ज्यादा हो, दूसरे अवयव का मान कम हो। अब बात आती है, आप काफी लोग बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर अवयव क्या हुआ। अवयव का अर्थ हुआ जिनको मिलाते हैं, वो अलग अलग चीजें जो है उनको एक शब्द से निरूपित करेंगे, अवयव से। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं मैं चीनी, एक जल ले रहा हूं, उसमें चीनी भी मिला रहा हूं, उसमें नमक भी मिला रहा हूं, तो इसमें 3 अवयव हो गए। एक हो गया जल, एक हो गया चीनी और तीसरा क्या हो गया, नमक। तो ये अवयव है। तो वही हमने कहा कि कोई भी एक ऐसा समांगी मिश्रण जो कि हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर के बना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। और समांगी शब्द आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है, आखिर विलियन के प्रकार कितने होते हैं। तो विलियन के प्रकारों की चर्चा हमने आपको वहां पर करी थी। हमने कहा अवस्था के आधार पर विलियनों के प्रकार हम डिसाइड करते हैं। और इस चैप्टर में आपको ध्यान हो, हम केवल द्विअंगी विलियन की बात कर रहे हैं। कैसी विलियन की, द्विअंगी विलियन, यानी कि एक ऐसा विलियन जिसमें केवल 2 अवयव हैं, 2 से अधिक अवयव नहीं है। और इन अवयवों को हम क्या नाम देते हैं, उनमें से एक को हम क्या देते हैं, विलायक, और दूसरे को हम क्या देते हैं, विलेय। विलायक यानी कि सॉल्वेंट और विलेय यानी कि जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट। इन दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन यानी कि विलियन का निर्माण होता है। अब विलायक किसको कहेंगे, जिस अवस्था में हमें विलियन प्राप्त होता है उसमें से हम देखते हैं विलायक और विलेय में से किसकी अवस्था विलियन की अवस्था से मैच करती है, और वही हमारा क्या होता है, विलायक होता है। मान लेते हैं मैंने जल और चीनी को आपस में मिलाया, तो जल ठोस द्रव अवस्था में है और जो चीनी है वो ठोस अवस्था में। लेकिन हमें जो विलियन प्राप्त हो रहा है वो द्रव अवस्था में प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे जो विलायक है वो क्या होगा, जल होगा। और दूसरी हम एक और परिभाषा से कह सकते हैं कि विलायक का अर्थ होता है जिसकी मात्रा काफी ज्यादा हो, और विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम हो। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे। चैप्टर में डिटेल से चर्चा करिए, आप देख सकते हैं वहां पर जाके। तो हमने कहा यहाँ विलायक और विलेय के ऊपर हमने बात कर ली। अब विलायक की अलग अलग स्थितियों के आधार पर हम विलियनों को अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा होता है जिसको हम कहते हैं, हमने कहा सबसे पहले ले लेते हैं गैस विलियन। गैस विलियन, तो गैस विलियन की खास बात क्या है, हम यहां लेंगे विलायक और इधर की ओर लेंगे हम विलेय। गैस विलियन की खास बात कि विलायक हमेशा क्या होगी, गैस होगी, जबकि विलेय क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है विलेय के रूप में, और ठोस भी हो सकता है। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल क्या है। जैसे गैस, विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है, यानी कि गैस में गैस को मिलाना। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन मिला दी जाए, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिला दें, ऑक्सीजन भी आप जानते हैं द्रव अवस्था में है, सॉरी गैस अवस्था में होती है, और नाइट्रोजन भी गैस अवस्था में होती है। दोनों यदि मिल जाएगी तो वो हमारा गैसीय विलयन हो जाएगा। दूसरा हमारा हो गया द्रव, यानी कि गैस में विलायक क्या है, गैस, और द्रव हमारा क्या होगा, विलेय के रूप में। तो आप जानते हैं इसमें जैसे क्लोरोफॉर्म मिला दें हम, ऑक्सीजन में क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हमारा हो गया गैस में यदि ठोस मिलाना हो तो आप जानते हैं इसमें है जैसे ऑक्सीजन में हम कपूर मिला दें, आप जानते हैं कपूर एक ऐसा है कि जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उससे ऐसे गुणों को हम कहते हैं ऊर्ध्वपार्तन का गुण और ऐसे पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपार्तज। तो ये हमारा इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा प्रकार जो हमारा आता है वो उनको हम कहते हैं द्रव विलयन, द्रव विलयन। इसमें विलायक के रूप में हम किसका उपयोग होता है, विलायक हमेशा द्रव अवस्था में होता है और विलय फिर से तीन रूप में ले लिए हमने, कौन कौन से, पहला हमारा हो गया गैस, दूसरा हमारा हो गया द्रव और तीसरा हमारा क्या हो गया ठोस। तो द्रव में गैस मिलानी है, आप जानते हैं जो हमारा जितने आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उन कोल्ड ड्रिंक्स में द्रव में गैस मिली हुई होती है, तभी आप जब ढक्कन खोलते हो तो आपने देखा होगा झाग ऊपर आती है। तो क्या किया जाता है, इस चैप्टर में हमने सीखा है कि यदि द्रव में आपको गैस मिलानी है, उसकी विलेयता बढ़ानी है तो आपको दाब बढ़ाना पड़ेगा और दाब बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, द्रवों में गैसों को घोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने कहा जैसे हम सोडा वाटर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तो वो द्रव में गैस मिली का एग्जाम्पल है। द्रव में द्रव तो आप जानते हैं काफी कुछ, आप जल में जैसे अल्कोहल कहते हैं हम, जैसे जल में अल्कोहल तो काफी लोग बड़े शौक से पीते हैं, जल में अल्कोहल मिला के, आप उसे वाइन कहते हो, उसे शराब कहते हो। तो वो क्या है, एग्जाम्पल है जल में, यानी कि द्रव में द्रव मिला रहे हैं, यानी कि जो जल है वो भी द्रव अवस्था में, अल्कोहल भी द्रव अवस्था में, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हो गया द्रव में ठोस मिला रहे हैं, इसका भी आप घरों में यूज करते हो, जैसे जल में चीनी कह लीजिए, नमक कह लीजिए, ये हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा हम कह लें, तीसरी जो हमारी होती है, तीसरी होती है गैस अवस्था, गैस हो गया, द्रव हो गया, अब आ गया ठोस विलयन। ठोस विलयन का अर्थ हुआ कि जिसमें विलायक क्या हो, ठोस हो, और विलय पदार्थ क्या हो, फिर से हमने कहा तीन अवस्थाओं में ले लिया, पहले हम ले लेते हैं गैस, दूसरा हम लेंगे द्रव और तीसरा हम क्या लेंगे, ठोस। अब ठोस में गैस कैसे मिलाई जाए, तो इसका हमने सटीक आपको वहां एग्जांपल दिया था, वो था हमारा हाइड्रोजन में, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम, हाइड्रोजन का पैलेडियम, यह हमारा क्या है, ठोस में गैस को मिलाकर के जो विलयन निर्माण हो रहा है उसका एग्जांपल है। जैसे अगला है ठोस में द्रव, तो ठोस में द्रव जैसे हम कह सकते हैं पारे का सोडियम अमलगम, ये हमारा क्या है, ठोस में द्रव मिलाने का हमारा क्या एग्जांपल। तीसरा है ठोस में ठोस मिलाने का, आपने देखा होगा सोनार लोग क्या करते हैं, सोने में यदि कुछ मिलावट करते हैं, जैसे पीतल मिला दिया उन्हें, तो वह हमारा क्या होता है, ठोस में ठोस का एग्जांपल हो गया। जैसे सोने में पीतल, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमारे द्रव विलयन को दो और हिस्सों में बांट सकते हैं कि द्रव विलयन एक और होता है, एक होता है जलीय और दूसरा होता है अजलीय, यानी कि जिसमें हम जल विलायक के रूप में, जैसे द्रव विलयन है तो ये क्या होगा, विलायक तो द्रव ही होगा, तो इसमें विलायक के रूप में यदि इसमें हम करते हैं प्रयोग किसका, जल का, और इस अजलीय विलयन में जिसमें द्रव के रूप में हम जल का उपयोग न करके, जैसे हम उपयोग करें बेंजीन का, इसका एग्जांपल है जैसे बेंजीन, तो ये हमारे क्या होते हैं, जलीय तथा अजलीय विलयन में भी बांट सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ये ठोस विलयन है, इस ठोस विलयन को दो अलग प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारा होता है प्रतिस्थानी ठोस विलयन, और दूसरा हमारा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थानी ठोस विलयन क्या होते हैं, हमने कहा इस चैप्टर में हमने चर्चा करी है ऐसे विलयनों की जिसमें केवल दो अंग हैं, जिसमें केवल दो अवयव है, एक है विलायक और एक है विलेय। यदि विलायक तथा विलेय इन दोनों का आकार लगभग, इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान हो, तो जैसे ही हम विलायक में विलेय मिलाते हैं तो विलेय के परमाणु विलायक के परमाणुओं का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उनको वहां से हटा के बीच बीच में अपना आप एंटर कर जाते हैं। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं प्रतिस्थानी ठोस विलयन, यानी कि यह हमारे कह सकते हैं कि विलायक के परमाणु थे,
इस प्रकार से, या अणु थे, और इनके बीच बीच में कौन आ गए, हमने कहा यदि इनके बीच बीच में कोई विलेय पदार्थ के अणु आ जाएं, जैसे ये हमारा विलेय आ गया, तो इन्होंने क्या करा, विलायक के अणुओं को प्रतिस्थापित करके बीच बीच में विलेय के अणु आ गए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थानीय ठोस विलयन। और दूसरे हमारे कौन से, अंतराकाशीय ठोस विलयन। अंतराकाशीय ठोस विलयन क्या हुए, हमने कहा यह हमारे पास क्या था, हमने कहा ये विलायक के अणु थे। अब जो हमने इसमें विलेय डाला, या आप कह सकते हैं कि विलायक और विलेय में से कोई भी एक ऐसा होता है कि जिसका परमाणु दूसरे परमाणु की तुलना में काफी सूक्ष्म होता है, तो ऐसी स्थिति में एक परमाणु की संरचना के बीच में दूसरे अवयव के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं रिक्त स्थानों में। तो ये वाले रिक्त स्थान हैं, जो ये रिक्त स्थान है, यहां पर घुस गए दूसरे वाले अवयव के परमाणु। तो एक के परमाणु तो ये काले काले हैं, उनकी खाली जगहों पे कौन से घुस गए, दूसरे अवयव के परमाणु घुस गए। तो यदि इस प्रकार से विलयन तैयार हो, ठोस विलयन, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और काफी सबके हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल भी काफी आसान है। अब यदि इसमें अगला प्रश्न देखें हम, दूसरा है हमारा प्रश्न 2.2, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। विलेय कोई गैस हो, तो हमने कौन कौन सा कहा, ठोस विलयन का उदाहरण, तो ठोस विलयन ये है, और इसमें विलेय कोई गैस हो, यानी कि ये वाला, तो ये एग्जांपल कौन सा, हाइड्रोजन का पैलेडियम। तो यहां पर हमारा यह जो एग्जांपल है, हम कह सकते हैं ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यहीं पर आ गया कि ठोस विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस का इस्तेमाल किया गया हो और विलेय के रूप में गैस का इस्तेमाल किया गया हो, वो हमारा होता है हाइड्रोजन का पैलेडियम। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत। पहला क्या है, मोल अंश, दूसरा मोलरता, शायद मोललता है, मोललता, और तीसरा हमारा है मोलरता, और चौथा है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो किस प्रकार से इन्हें परिभाषित करेंगे, आप जानते हैं, पहला जो हमारा है मोल अंश। मोल अंश का अर्थ होता है कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, मोल अंश होता है। अब हम जानते हैं जो हमारा विलयन जो होता है वो कैसे बनता है, हमारा विलयन बनता है विलायक प्लस विलेय से। ये सारे के सारे विलयन वही हैं। अब विलायक प्लस विलेय से मिल रहा है, यदि इसको भी मैं एक अवयव ले लूं, अवयव ये ए है मान लेते हैं, और ये इसको मैंने मान लिया अवयव बी, तो मोल अंश क्या होगा, लिखते हैं अवयव का मोल अंश बराबर हमारा किसके होता है, सूत्र हमारा होता है Na बटे, यदि ए का मोल अंश आप निकाल रहे हो या बी का निकाल रहे हो, Na बटे Na प्लस Nb के बराबर होगा। या आप कह सकते हैं यदि बी का निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा Nb बटे Na प्लस Nb के बराबर होगा, जहां Na जो n है वो मोलों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, जहां n किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलेय, ये हमारा विलेय विलायक नहीं लिखेंगे, जहां n मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यदि आप अवयव ए के मोल अंश निकालना चाह रहे हो तो सूत्र आ जाएगा Na बटे Na प्लस Nb। यदि अवयव बी का मोल अंश निकालना चाह रहे हो तो सूत्र आ जाएगा Nb बटे Na प्लस Nb। तो ये मोल अंश हो गया। अगला समझे हम मोललता। तो मोललता क्या होती है, मोललता की परिभाषा होती है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, मोललता कहलाती है। परिभाषा ये होती है, आप लिख लीजिएगा, हमने आपको चैप्टर में भी बताया है। और मोललता का सूत्र होता है मोललता बराबर विलेय के
मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो ये 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोललता कहलाती है। ये विलेन की मोललता है। अगला देखें मोलरता। तो मोलरता हमारा क्या होता है, मोलरता बिल्कुल यही होता है, लेकिन इसमें परिभाषा थोड़ी सी बदल दी जाती है। ये होता है कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो क्या कहेंगे, मोललता बराबर हमारा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें लिखेंगे, लीटर में। तो परिभाषा क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसमें हर में विलयन का आयतन आता है लीटर में, जबकि मोललता में विलायक का द्रव्यमान आता है किलोग्राम में, और अंश दोनों का सेम होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर है मोललता और मोलरता में, आपको वो पता होना चाहिए। अगला आता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत हमारा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है कि ऐसे हमने कहा 2 अवयव हैं, अवयव ए और अवयव बी, इनसे मिलकर के विलयन का निर्माण हुआ है। तो किसी भी अवयव का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वह बराबर होगा कि अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम किस में निकाल रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए लिखेंगे अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अवयव का द्रव्यमान बटे किसका लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100, ऐसे लिख लेंगे। यदि अवयव के द्रव्यमान को मान लेते हैं, अवयव में ले लूं A, तो क्या आ जाएगा ये वाला फार्मूला, WA बटे विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, अवयव A का द्रव्यमान प्लस अवयव B का द्रव्यमान, यानी कि WA प्लस WB, और मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 100। तो इस तरीके से भी हम किसी अवयव का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यदि अवयव A का ज्ञात करना है तो ऊपर अंश में A आएगा, और B का ज्ञात करना होता तो अंश में B आता, हर सेम रहता, मल्टीप्लाई 100 ऐसे ही रहता। तो मुझे लगता है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चारों काफी बेसिक डेफिनेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मोलरता, मोललता, मोल अंश, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी इसको डिटेल में पढ़ा होगा। यहां पर तो हम कहते हैं काफी अधिक है, इसकी चर्चा भी हुई है इस चैप्टर में, और काफी इसका यूज भी हुआ है, खासकर मोल अंश का। तो फिर आप चाहें तो नोट कीजिए, फिर हम अगला शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.4, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र यानी कि कंसंट्रेटर नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम HNO3 कहते हैं, द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। देखिए द्रव्यमान की दृष्टि से कह रहा है कि जलीय विलयन में कितना भाग है, नाइट्रिक अम्ल का 68% है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। जो अब प्रश्न को समझिए, प्रश्न इन्होंने कहा कि हमने एक विलयन लिया और ये जलीय विलयन है, यानी कि यह यदि मैं विलयन बना दूं तो इस विलयन में क्या क्या चीजें हैं, इसमें है जल प्लस नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, ये है। इसमें यदि हम इस विलयन को, इस पूरे का जो मात्रा है, यदि मैं ले लूं 100 ग्राम है, पूरे विलयन की मात्रा कितनी है, ये 100 ग्राम है, जल प्लस HNO3 दोनों को मिलाया तो विलयन की मात्रा होगी 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में से उसने कहा कितना 68% हमारा क्या है, उसमें HNO3 है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल है। तो लिखते हैं यहां पर, माना विलयन की मात्रा बराबर हमने कितनी ली 100 ग्राम, अतः विलयन में नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बराबर कितना है 68%, यानी कि 68 ग्राम हमने ले लिया, ये हमें पता चल गया।
अब क्या कह रहा है, जो हमने 68, यदि इसमें से इसका इतना हिस्सा निकाल लिया जाए, या फिर हम कहते हैं ये जो हमारा विलियन है, इस विलियन की सीधे सीधे आपको मोलरता ज्ञात करनी है। यानी कि एक ऐसा विलियन जो जल तरह HNO3 से मिलकर के बना हुआ है, उसकी कुल मात्रा कितनी, 100 ग्राम है मान लेते हैं। अब आपको इस विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, तो आप जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है। एक चीज इसने प्रश्न में हमें और दिया, और वो दिया है हमें घनत्व। इसको भी लिख लेते हैं। हमें दिया है विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व बराबर किसके दिया है हमारे को, ये दिया 1.504 ग्राम पर ml, ये हमारे को दे दिया इसने। बस इतना हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात क्या करनी है, हमें मोलरता ज्ञात करनी है, और मोलरता को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मोलरता का सूत्र, और मोलरता बराबर होती है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। यह सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोलरता ज्ञात करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। तो हमने देखा कि 100 ग्राम विलियन में जो HNO3 है वो 68 ग्राम है। तो हम देखेंगे 68 ग्राम में कितने मोल हैं HNO3 के। तो हम जानते हैं, चूंकि हमारा सूत्र होता है, सेकंड फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान, जो कि किस में हो, ग्राम में, बटे नीचे आता है हमारा मोलर द्रव्यमान। यह सूत्र आएगा। तो ये मोलों की संख्या यहां से निकाल के इसमें रखेंगे तो हमारा मोलरता ज्ञात हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे मोलों की संख्या, पहले मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमने आपको तरीका बता रखा है। पहले HNO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन के कितने, एक परमाणु, तो लिखेंगे 1 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1, ऐसी n है। नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 14, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ये तीनों मान रखने हैं। तो हाइड्रोजन का 1 है तो 1 गुणा 1, प्लस नाइट्रोजन का एक परमाणु है तो सीधे क्या लिख लेंगे, 1 गुणा 14, प्लस ऑक्सीजन के कितने 3 और एक परमाणु का कितना 16, तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 16। आगे परमाणुओं की संख्या है ये, और पीछे उनके परमाणु द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा। तो कैलकुलेट करें कितना आएगा, तो ये हो गया 1 + 14 + 16 32 16 48, तो कितना आ गया 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 6 4 1 5 और 1 6 63 आ गया। तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान आया हमारे पास 63। तो मोलों की संख्या निकाल लें, तो लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर, मोलर द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ था, द्रव्यमान ग्राम में 68 ग्राम है, ये दिया हुआ है हमें। तो द्रव्यमान ग्राम में कितना है 68 ग्राम, बटे मोलर द्रव्यमान कितना निकाला 63। आप जब डिवाइड देंगे तो लगभग 1 के लगभग आएगा, 1.079 मोल के लगभग आ जाएगा ये। तो हमें मोलों की संख्या पता चल गई, यानी कि इस वाले सूत्र में मोलरता ज्ञात करनी है इससे, तो मोलों की संख्या पता चल गई। अब मेन बात है विलियन का आयतन ज्ञात करना। हमें विलियन की मात्रा हमने ले रखी है, कितनी है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का आयतन कितना होगा, हमें इन्होंने इसीलिए क्या करा है, प्रश्न में घनत्व दिया है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, आयतन। हमें तो आयतन निकालना है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विलियन का आयतन कह रहा है लीटर में। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन को इधर ले जाइए और घनत्व को नीचे, तो ऊपर क्या है द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा हमारा घनत्व। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दिया है हमें 100 ग्राम, तो लिख लेंगे ऊपर 100 ग्राम, नीचे घनत्व कितना दिया है 1.504, 1.504। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी लगभग 66.5, और ये हमारी आ जाएगी मिलीलीटर में। 100 में 1.54 का भाग दीजिएगा, यदि 1 का भाग देते तो पूरा 100 था, 1.5 का भाग देंगे तो इतने के लगभग आएगा। और यह हमारा कितना हो जाएगा 66.5 ml मिलीलीटर। लेकिन हमें किस में चाहिए, विलियन का आयतन लीटर में चाहिए, तो इसे 1000 से भाग दे दीजिए, बराबर 66.5 बटे 1000 लीटर हो गया।
बस इतना काम करना है। तो आयतन भी पता चल गया, मोलों की संख्या भी पता चल गया, मोलरता वाले सूत्र में रखिए सीधे, ये घुमा करके हमने इस सूत्र में मान रखते हैं, मोलरता बराबर विलयन में मोलों की संख्या कितनी आई, मोलों की संख्या 1.079, ये निकाली हमने मोलों की संख्या। फिर विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन विलयन का कितना है 66.5 और ये बटे 1000 है, इसको ऊपर ले जा लेंगे, एक आ गया ऊपर आ गया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आता है 16.23 और यही हमारी क्या होती है, इस विलयन की या इस नमूने की क्या होगी, मोलरता होगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है आसानी से समझ में आ गया होगा। मेन फार्मूला ये है मोलरता का, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। फिर विलय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है। और इसमें द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो आप विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। और विलयन का आपको द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है, तो आयतन घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, इस फार्मूले से आयतन निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आयतन चूंकि लीटर में चाहिए और यह हमारा किस में आया था, मिलीलीटर में, इसलिए इसको हमने 1000 से भाग दे दिया। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार से है। तो 2.5 है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W। तो क्या दिया है हमें, ग्लूकोज का जो विलयन है वो क्या है, 10/10% है, जो द्रव्यमान प्रतिशत दिया है। तो विलयन की मोललता तथा विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व इतना हो तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो घनत्व भी हमें दे दिया है, घनत्व दिया 1.2 ग्राम प्रति मोल, तो घनत्व हमें दे दिया 1.2 ग्राम प्रति मोल, मिलीलीटर। और क्या क्या ज्ञात करना है, मोलरता और मोल अंश। तो हमें निकालना है, एक तो निकालना है मोललता, दूसरा निकालना है मोल अंश, और मोल अंश सभी घटकों का निकालना है। ये क्या है, ग्लूकोज का जलीय विलयन, और तीसरा है मोलरता। ये तीन चीजें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब प्रश्न को समझे प्यारे बच्चों। इसके कहने का अर्थ है कि 10/10 ग्लूकोज का जलीय विलयन का अर्थ है कि ग्लूकोज का जो द्रव्यमान प्रतिशत है उस जलीय विलयन में वो 10% है। ग्लूकोज का जलीय विलयन क्या कैसे बनता है, हम जल लें और उसमें ग्लूकोज मिला लें, बन गया जलीय विलयन। तो अब उसमें क्या कर रहा है, 10% है ग्लूकोज का जलीय विलयन। इसका अर्थ है, जैसे इसने दे दिया है ये 10% है, ये हमने W/W ऐसे लिखना है ना, इसे ये 10/10 नहीं 10% है, ये है W/W, ऐसे समझते हैं इसे। तो इसका अर्थ है कि माना विलयन में क्या है, जल प्लस ग्लूकोज, माना विलयन की मात्रा बराबर मैंने ले ली 100 ग्राम। तो विलयन लिया 100 ग्राम, अभी कह रहे 100 ग्राम विलयन में जो ग्लूकोज की जो प्रतिशतता है वो 10% है, यानी कि ग्लूकोज कितना होगा, 10 ग्राम होगा। तो लिखेंगे ग्लूकोज की मात्रा बराबर 10 ग्राम। तो शेष क्या बच जाएगा, जल ही तो बच जाएगा। तो जल की मात्रा, जल यानी कि H2O की मात्रा बराबर 90 ग्राम। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र भी पता होना चाहिए, C6H12O6। क्यों कह रहा हूं मैं ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि यहां हमें निकालना है मोल अंश, मोलरता। तो इन सभी में आपको ग्लूकोज के मोलों की संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे, हम जानते हैं चूंकि हमारा मोलों की संख्या बराबर होती है, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान जो कि ग्राम में होता है बटे आता है मोलर द्रव्यमान। अब हम किसका निकाल रहे हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ग्लूकोज का निकालते हैं। तो पहले मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान।
कैसे निकालेंगे? बराबर। हम जानते हैं क्योंकि ये कार्बन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो होता है या मोलर द्रव्यमान जो कह लीजिए वो कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और तीसरा क्या है इसमें? ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 16। तो बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए चाहिए। तो कार्बन के कितने? 6 परमाणु, तो 6 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12, तो 6 परमाणु की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना गया? 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने? 12 परमाणु है और एक का मोलर द्रव्यमान कितना है? 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने? 6 परमाणु और एक का मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो लिख लिया 16। कैलकुलेट कर लीजिए, 12 छिंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छिक 96, तो कितना आ जाएगा ये? 6 यहीं पे लिख लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल हो गया, 1 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 7 18, तो कितना आ गया? 180। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हमें पता चल गया 180 होता है। ये क्लियर हो गया। अब हमें ग्लूकोज के साथ साथ हम जल का भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो लिखते हैं जल यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो इसका निकालें। H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 1 परमाणु और 1 का कितना होता है? 16, तो कितना हो गया? 16 और 2 18, ये पता चल गया। तो अब सबसे पहले मोलों की संख्या निकालते हैं ग्लूकोज के। तो लिखते हैं ग्लूकोज के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो अब देखिए ग्लूकोज की मात्रा कितनी है ग्राम में? 10 ग्राम, तो लिख लेंगे 10 बटे, और साथ में क्या गया? ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमने कैलकुलेट किया कितना है? 180। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 0.0555 मोल, ये हमारी निकल गई ग्लूकोज के मोलों की संख्या। ठीक इसी प्रकार से H2O के मोलों की संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं H2O के मोलों की संख्या बराबर, सूत्र बिल्कुल यही रहेगा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो H2O का द्रव्यमान ग्राम में कितना है? 90, तो लिख लिया 90 बटे H2O का मोलर द्रव्यमान कितना आया? 18, तो 18 से भाग देंगे तो 18 पंजे 90 यानी कि 5 मोल। तो ये सब चीजें हमें पता चल गई। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है? हमारे को ज्ञात करना है सबसे पहले मोललता। तो मोललता क्या होता है? हम जानते हैं मोललता का अर्थ होता है कि एक यदि किलोग्राम विलायक लें, 1 किलोग्राम विलायक में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वही क्या होती है? हमारी मोललता होती है। ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज क्या है? विलेय, और जल क्या है? विलायक। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? मोललता बराबर, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। सूत्र क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या है? 0.0555, 0.0555 बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान कितना है? 90। लेकिन ये किस में है? ग्राम में। तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो 1000 के ऊपर गुणा कर देंगे, ये आ गया हमारा। तो हमारी मोललता कितनी आ जाएगी? मोललता हमारी सीधे निकल के आ जाएगी 0.617, ये हमारी मोललता आएगी। आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इतने के बराबर होगा। तो मोललता हमारी निकल गई। दूसरा हमें क्या निकालना है? मोल अंश। अब मोल अंश, दोनों का मोल अंश निकालना है, ग्लूकोज का भी और साथ में हमें जल का भी। तो पहले ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं मोल अंश, मोल अंश ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? विलेय कौन है हमारा? ग्लूकोज ही है। तो ग्लूकोज कितना आ गया? ये तो 0.0555 बटे। देखिए मोल अंश क्या होता है? मोल अंश का सूत्र होता है कि किसी अवयव का मोल अंश बराबर होता है अवयव के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, उसके बराबर होता है। सूत्र ऐसा होता है इसका, ये होता है Na बटे Na प्लस Nb। यदि A विलेय हो तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस
विलायक के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज का निकाल रहे हैं मोल अंश, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या इतनी आ गई बटे ग्लूकोज की मोलों की संख्या 0.555 प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और विलायक के मोलों की संख्या कौन सी है? विलायक यानी कि क्या है? जल। और जल के मोलों की संख्या हमने ज्ञात करी थी यहां पर, ये हमारी कितनी आई थी? 5। ये आ गई। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है मोल अंश की ग्लूकोज की, वो आती है 0.01, इतनी निकल के आती है। किसके? ग्लूकोज की। और इसने हमें कहा है ग्लूकोज के साथ साथ आपको जल की भी निकालनी है, तो लिखेंगे जल का मोल अंश। जल का मोल अंश कैसे निकालते हैं? दो अवयव हो मेरे पास, ए तथा बी, आपको ए का मोल अंश पता चल जाए तो बी का कैसे निकलेंगे? 1 में से इस वाले मोल अंश को घटा दीजिए। तो हमने क्या करा? जल का मोल अंश निकालने के लिए, क्योंकि कुल मात्रा कितनी होती है? 1, उसमें से घटा दी किसका मोल अंश? ग्लूकोज का 0.01। तो किसका आ जाएगा? जल का मोल अंश क्या आ जाएगा? 0.99। तो जल का मोल अंश भी हमने निकाल लिया। तीसरी चीज हमारे को क्या निकालनी थी? मोलरता। अब मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर होता है, या परिभाषा होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो हम लिखते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये हमारा सूत्र होता है। विलेय कौन है? ग्लूकोज। ये तो हमें पता है, इसके मोलों की संख्या तो हमने निकाल रखी है, ग्लूकोज के मोलों की संख्या इतनी है। लेकिन विलयन का आयतन में निकालना, विलयन का आयतन नहीं हमें पता। हमें ये तो पता है विलयन की मात्रा कितनी है, हमने माना विलयन कितना है? 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम विलयन का आयतन निकालना है, तो लिखते हैं 100 ग्राम विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। अब देखिए यहां पर क्या सूत्र यूज करेंगे, आप जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता था, यहां लिख रहा हूं, घनत्व बराबर होता था द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, आयतन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घनत्व नीचे, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यही यहां पर आएगा, 100 ग्राम विलयन का आयतन बराबर आ जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, और बटे घनत्व, विलयन का घनत्व हमें प्रश्न में दिया हुआ है 1.2, तो यह आ जाएगा 1.2। जब भाग देंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा 83.33 मिलीलीटर, इतना आ गया। अब इस आयतन को यहां पर रखना है और आपको इसमें किस में बदलना है? इसको लीटर में बदलना है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, ये हमारा आया था 83.33 मिलीलीटर। इसको लीटर में बदलेंगे 83.33 बटे 1000, किस में बदल गया? लीटर में। तो हमारा ये आ गया, विलयन का आयतन लीटर में आ गया। मोलरता निकाल लें तो क्या आ जाएगा? मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलरता बराबर विलयन की क्या आ जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 0.0555 बटे नीचे हमारा क्या आ गया? विलयन का आयतन जो हमने ज्ञात किया यह है 83.33, नीचे का 1000 ऊपर चले गया तो 1000 की ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.67 मोलरता आ जाएगी। तो विलयन की जो मोलरता है वो 0.67 के बराबर होगी। तो प्यारे बच्चों, ये काफी अच्छा मैं कह सकता हूं कि ये न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें हमारे 3 चीज रिपीट हो गई है, 3 चीजों का अभ्यास हो गया। मोलरता का भी हो गया, मोलरता का भी हो गया और मोल अंश का भी हो गया। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस इसकी जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.6, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 यानी कि जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं एवं NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 m यानी कि मोलरता HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी? मिलीलीटर कितना चाहिए होगा HCl का पूर्ण क्रिया करने के लिए? तो क्या क्या हमें दिया हुआ है? कुल मिश्रण दे रखा 1 ग्राम, तो विलयन की मात्रा आप कह सकते हैं या मिश्रण लिख लेते हैं, मिश्रण क्या है? बराबर है 1 ग्राम। और इसमें कौन कौन सी जो 2 चीजें हैं, एक है Na2CO3 और दूसरा हमें दिया है NaHCO3। ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है।
अब साथ में क्या कह रहा है, 0.1 मिलियन मोलरता वाले HCl के कितने ml की आवश्यकता है। तो हमें HCl का क्या दे दिया, 0.1 मोलरता वाले HCl की आवश्यकता किसमें, ml में। ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, इससे पूर्ण क्रिया कराने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो किस प्रकार से प्रश्न करेंगे इसको समझते हैं हम। प्रश्न को किस प्रकार से किया जाएगा, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि ये सबसे पहले कह रहा है 1 ग्राम हमारे पास मिश्रण है, उसमें कुछ मात्रा Na2CO3 की है और कुछ मात्रा NaHCO3 की है। अब हमें क्या करना है, इस वाले मिश्रण से क्रिया करानी है HCl की, और उसकी मोलरता क्या है, 0.1 मोल है। तो क्रिया इस प्रकार से होनी चाहिए कि HCl जब इन दोनों से क्रिया करे, इस मिश्रण से क्रिया करे, तो होना यह चाहिए कि पूरी की पूरी क्रिया हो जानी चाहिए, यानी कि HCl का कोई भी अणु शेष नहीं बचना चाहिए, और इसी प्रकार इनका भी कोई अणु शेष नहीं बचना चाहिए। तो यह तभी संभव है जब आप यह समझे कि जैसे मैं कह रहा हूं कि HCl का एक अणु Na2CO3 के साथ भी पूरे के पूरे अणुओं के साथ क्रिया करे, HCl के सारे अणु, और HCl के कुछ अणु NaHCO3 के साथ भी क्रिया करे। तो सबके बराबर बराबर परमाणु होने चाहिए। यदि परमाणुओं की संख्या आप ज्ञात करना चाह रहे हैं तो आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, मान लेते हैं ये है हमारा Na2CO3 और हमारा है ये NaHCO3। तो सबसे पहले मिश्रण कितना है, 1 ग्राम है। मिश्रण 1 ग्राम है तो माना इसकी जो मात्रा है, माना इसकी मात्रा कितनी है, x ग्राम। तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1 - x ग्राम। यदि इसको मिश्रण टोटल 1 ग्राम का है, उसमें से x ग्राम Na2CO3 हो गया, तो शेष क्या बच जाएगा, NaHCO3, यानी कि 1 - x ग्राम बच जाएंगे। अब उसने ये कहा है कि इन दोनों के मोलों की संख्या समान है, मोलों की संख्या समान है, लेकिन ये ग्राम में एक दूसरे के समान नहीं है, भार में एक दूसरे के समान नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले इनकी मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, और मोलों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो दोनों का हमारे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, दोनों का यहां पर लिखते हैं मोलर द्रव्यमान, ये निकालते हैं दोनों का। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये है Na2CO3। तो Na2CO3 का क्या होगा, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, यहीं पे लिख रहा हूं। सोडियम का जो परमाणु भार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा 23। दूसरा है कार्बन, कार्बन के हमारा मोलर द्रव्यमान होता है 12। ऑक्सीजन का हमारा होता है 16, और यहां हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब इस हिसाब से निकालेंगे Na2, तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए 2 गुणा नाइट्रोजन के कितने 2 परमाणु, तो मैंने 2 लिख लिया, और नाइट्रोजन के 1 परमाणु का कितना है 23, तो लिख लिया 2 गुणा 23, प्लस कार्बन का कितना है 1, तो सीधे कार्बन के कितने आ जाएंगे 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने 3 गुणा ऑक्सीजन के 1 परमाणु का कितना है 16। इन सबको जोड़ देंगे तो 23 दूनी कितना हो गया 46, प्लस 12 प्लस 16 32 16 3 48। तीनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 10 और 6 16 का 6, हासिल 1 4 1 5 और 1 6 और 4 10, यानी कि कितना आ गया टोटल 106 आ गया। किसका, Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान इतना आ गया। इसका निकाले मोलर द्रव्यमान, तो NaHCO3, तो Na का कितना हो गया, ये हो गया 23, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, कार्बन का 1 परमाणु है तो 12, और ऑक्सीजन 16 है, 3 परमाणु है तो 3 गुणा 16, तो कितना आ जाएगा 23 और 1 हो गया 24, प्लस 12 प्लस 16 32 16 3 48, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया 8 और 2 10 और 4 14, 1 4 1 5 और 1 6 7 8, ये हमारा कितना आ गया 84। तो इसका आ गया 106, इसका आ गया 84 मोलर द्रव्यमान। हमें क्या ज्ञात करना है, हमने कहा मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, हमारा एक सूत्र होता है, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान, जो कि किसमें होता है, ग्राम में, बटे होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो इसका निकालते हैं, सबसे पहले Na2CO3 का निकालें। तो Na2CO3 का मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके लिए निकालें, यहां पर अब लिख रहे हैं मोलों की संख्या दोनों की निकाल रहे हैं बिल्कुल अलग अलग करके। तो मोलों की संख्या इसकी क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी Na2CO3 की हो जाएगी
ऊपर क्या है द्रव्यमान ग्राम में, तो कितने ग्राम है x ग्राम, तो लिखेंगे x बटे नीचे क्या है मोलर द्रव्यमान, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना निकला 106, ये आ गया 106। और ऐसे यहां पर निकाल लीजिए, इसका ग्राम में द्रव्यमान कितना है 1 माइनस एक्स, और इसका जो मोलर द्रव्यमान कितना है 84। तो यह क्या निकाल गए इसके मोलों की संख्या, और ये हो गई इसके मोलों की संख्या। क्या लिख लेंगे, अब हम यहां से शुरू करते हैं। Na2CO3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितनी आई x बटे 106, x बटे 106। और NaHCO3 के मोलों की संख्या कितनी आई 1 माइनस एक्स बटे कितना आ गया 84। अब प्रश्न में हमें दिया था कि इन दोनों के मोलों की संख्या समान है, क्योंकि Na2CO3 के मोल बराबर हैं, या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर है किसके NaHCO3 के मोलों की संख्या के, मोलों की संख्या के। तो इन दोनों को आपस में रख लेते हैं, ये हो गया x बटे 106 बराबर कितना हो गया 1 माइनस एक्स बटे 84। तो कैंची काट गुणा कर देते हैं, 84 की यहाँ गुणा कर दें तो 84x, 106 की यहाँ करें तो 106 माइनस 106x, तो 106x इधर की ओर ले जा लेते हैं, तो ये हो गया 84x प्लस 106x बराबर कितना गया 106। तो ये जोड़ देते हैं, तो 84 और 106 हो जाएगा 190x बराबर 106, तो x बराबर क्या हो गया 106 बटे 190। तो जब x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है 0.0558 के बराबर आएगी। तो x का मान इतना आ गया। यदि x इतना है, इसका मतलब Na2CO3 की मात्रा कितनी आ गई, NO2CO3 आ गया 0.0558 ग्राम। NO2CO3 का मान कितना आ गया इतने ग्राम, और इसका कितना हो जाएगा, एक में से इतना घटा दें 1 माइनस 0.558 0.0558 घटा के कितना आ जाएगा, यह आ गया 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 0.0 इतने ग्राम। तो Na2CO3 का ग्राम में द्रव्यमान कितना है इतना, और इस वाले का कितना है इतना। तो ये हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहां से थोड़ा और आगे चलें। हमने कहा कि हमारे को पता है NO2CO3 के मोलों की संख्या है x बटे 106 और इसकी 1 माइनस एक्स बटे 84। तो यहीं पे हम इनके मोलों की संख्या भी कैलकुलेट कर ले, क्योंकि x का मान हमें पता चल गया। तो वैल्यूज रखें, x का मान कितना आ गया 0.0558, यहीं पे लिख रहे हैं 0. या थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, इससे आगे लिखते हैं Na2CO3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 0.0558, 0.0558 बटे नीचे कितना आ गया 106। तो इसके मोल हमारे आ जाएंगे 0.00526। ध्यान रखिएगा, ये Na2CO3 के मोलों की संख्या हमें पता चल गई। इसी प्रकार NaHCO3 के भी निकाल लें, तो लिख लेते हैं NaHCO3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या है 1 माइनस एक्स बटे 84। 1 माइनस एक्स कितना आया था 1 माइनस एक्स 0.0442, तो लिख लेंगे 0.0442 बटे नीचे कितना है ना 84 है 84 है, डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज ये निकल के आ जाएगी 0.0526, ये आ जाएगा, 2 बार 0 आएगा 0.00526, यानी कि मोलों की संख्या दोनों के समान आई है। यह बात ध्यान देने की। अब यहां तक हमने निकाल लिया। अब प्रश्न में वो कह रहा था कि HCl इन दोनों के साथ जब क्रिया करता है तो पूर्ण रूप से क्रिया करता है। तो अब क्रिया को समझते हैं। हमने कहा क्रिया कैसे होगी, हमने कहा सबसे पहले Na2CO3 के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या आ जाएगा Na2CO3 प्लस किसकी क्रिया HCl की क्रिया। तो क्या बनेगा इसमें से, इससे बनेगा NaCl। आप जानते हैं Na की Cl के साथ करेंगे NaCl प्लस एक बनेगा H2O, और एक तीसरी चीज हमारी क्या बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ऊपर चली जाएगी,
NaCl देखिए, अब इसको संतुलित करना जरूरी है। यहां सोडियम के कितने, 2 परमाणु, और यहां पर कितना है, 1, तो 2 बना देते हैं, इसको 2 बनाते हैं। यहां हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से। यहां आप देखेंगे हाइड्रोजन का 1 है, यहां हाइड्रोजन के 2 है, तो इन 2 की यहां पे गुणा कर दीजिए। आप देखेंगे समीकरण संतुलित हो गई। इससे हमें क्या पता चला कि Na2CO3 का 1 मोल HCl के 2 मोल से क्रिया करता है, तब पूरे का पूरा क्या हो जाता है, अभिक्रिया घटित हो जाती है, किसी का कुछ शेष नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा देखें, NaHCO3 की इक्वेशन देखें तो देखते हैं इसे, यह है NaHCO3 प्लस HCl के साथ क्रिया करेगा, बनाएगा तो यही सब, तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बना दिया इसने। और ये बिल्कुल हम कह रहे हैं दूसरे के बिल्कुल बराबर है। यहाँ एक सिंगल है Na, यहाँ Na सिंगल है, यहाँ H2O है, तो यहाँ H और H2O, तो बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस है। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका 1 मोल, देखिए इसका मोल कैसे ज्ञात करते हैं। आप NaHCO3 के आगे देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 है, इसकी मात्रा कितनी, 1। और HCl के आगे कुछ नहीं है, तो इसकी मात्रा भी 1। तो इसका अर्थ है इसका 1 मोल इसके 1 मोल से क्या करता है, क्रिया करता है, बस दोनों अभिक्रिया पूरी हो जाती है। यहां पर देखें तो इसके Na2CO3 का 1 मोल से क्रिया करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो यहां पर क्या होती है, अभिक्रिया घटित हो जाती है। तो इसी बात को आपने समझना है। अब इसको लेकर के चलते हैं हम कहां पर, इस वाली अभिक्रिया को समझने के लिए। ये कहते हैं 0.1 मोलरता वाले HCl की आवश्यकता ml में। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको पता है हमें सबसे पहले चाहिए होती है मोलों की संख्या। तो हम देखते हैं कि HCl के आपको कितने मोल चाहिए, तभी तो आप 0.1 मोलरता वाले विलयन को समझेंगे। तो HCl के कितने मोल चाहिए, तो Na2CO3 के लिए तो 1 मोल के लिए कितने मोल चाहिए HCl के, 2। तो यहां पे लिखते हैं 1 मोल Na2CO3 के लिए HCl के मोल बराबर कितने चाहिए, 2। पर हमने देखा Na2CO3 के कितने मोल हैं, यहां पर देखिए 0.00526, तो क्या लिखेंगे, अतः 0.00526 मोल Na2CO3 के लिए HCl के मोल कितने हो जाएंगे, 1 के लिए इतने, तो इतने के लिए 2 गुणा इतने की मल्टीप्लाई कर दियो, 0.00526 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आ जाएगा, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10, 0.0 मोल। तो इतने मोल के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, इतने मोल चाहिए। ध्यान रखिएगा ये HCl की बात हो रही है, HCl के कितने मोल चाहिए। इसी प्रकार NaHCO3 का बात कर लेते हैं। इसके लिए कितने मोल चाहिए, तो इसके लिए लिखते हैं, यहां पर भी आपने देखा था ये भी 1 है, तो यहां पर भी 1 है, तो इसके 1 के लिए 1 चाहिए, तो ऐसे लिखते हैं 1 मोल NaHCO3 के लिए HCl के मोल कितने चाहिए, 1। लेकिन हमारे पास NaHCO3 के कितने मोल हैं, इतने मोल हैं, तो लिखेंगे 0.00526 NaHCO3 के लिए HCl के मोल बराबर 1 गुणा 0.00526, तो इतना ही आ जाएगा 0.00526 मोल। तो NaHCO3 और Na2CO3 दोनों के लिए HCl के लिए अलग अलग मोल चाहिए। तो कुल मोल कितने आ जाएंगे, तो यहां लिख लेते हैं हम, अतः HCl के कुल मोल भाई NaCO3 के लिए कितने चाहिए, इतने चाहिए, और Na2CO3 के लिए कितने मोल चाहिए, इतने चाहिए HCl के। तो कुल मोल कितने होंगे, जोड़ दो दोनों को, 0.01052 प्लस यह जगह 0.00526, दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 2, ये हो गया 8, साथ में हो गया 5 और 2, ये हो गया 7, 0 और ये हो गया 5, ये कितना आ गया 1, और आगे कितना आ गया 0.0, इतने मोल आ गए। अतः HCl के कुल मोल कितने होंगे, 0.01578, इतने मोल आ गए HCl के।
तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। काफी आसान है कि हमें कहा HCl के पूरे कितने मोल चाहिए, कि एक ऐसा मिश्रण है जिसमें Na2CO3 भी है और NHCO3 भी है, तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि HCl के कितने मोल Na2CO3 के लिए चाहिए और कितने मोल NHCO3 के लिए चाहिए। उन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आ गया HCl के कुल मोल इतने चाहिए। अब हमारे प्रश्न में चलते हैं। ये कहते हैं 0.1 मोलरता वाले HCl की आवश्यकता ml में ज्ञात करनी है। तो 0.1 मोलरता का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसा विलयन जिसका विलयन का आयतन 1 लीटर है, यानी कि 1000 ml है, क्योंकि ml में ज्ञात करने, उसमें HCl की जो मात्रा है या मोलों की जो संख्या है वो कितनी? 0.1 है। तो इसका अर्थ है कि 0.1 मोल HCl होंगे तब विलयन का आयतन बराबर 1 लीटर होगा ना। 1 लीटर यानी कि 1000 ml के बराबर होगा। 0.1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कितने मोल चाहिए HCl के? हमें चाहिए 0.0578। तो लिख देंगे इसको 0.01578 मोल HCl होंगे तब कितना विलयन चाहिए? इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.01578 गुणा 1000, तो ये निकल के जो मिलीलीटर में ही आएगा और ये मान हमारा आ जाएगा सीधे 157.8 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आप तभी हल कर पाएंगे यदि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपने ये मोलों की संख्या कैलकुलेट कर ली और लास्ट में यह नहीं समझे कि 0.1 मोलरता वाला विलयन का क्या अर्थ हुआ। 0.1 मोल, हाँ मोलरता मतलब वही हो गया। 0.1 मोलरता वाले विलयन का क्या अर्थ हुआ, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो आपको पता होना चाहिए 0.1 मोलरता का अर्थ है जहां 1 लीटर विलयन में विलय की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.1 मोल है। तो अब विलय कौन सा है? HCl, क्योंकि HCl का जलीय विलयन है। तो HCl कितना हो गया? 0.1 मोल, और विलयन का आयतन कितना हो गया? 1 लीटर 1000 ml। तो 0.1 मोल के लिए इतना, तो इतने के लिए क्या हो जाएगा? सीधे इससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें एक काम और करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 0.1 मोल का निकालना तो फिर 1 मोल का निकालेंगे तो इससे भाग दे देंगे। वो एक नियम जो बच्चे होता था हमारा कि मान लेते 10 मोल, 1 मोल हो तो 5 मोल होता, तो लिखते 5 मोल HCl होंगे तब विलयन का आयतन इतना। तो 1 मोल HCl होंगे तो विलयन का आयतन इतने बटे इतना, इतने बटे इतना आ जाता। तो इतने के लिए क्या होगी? ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगी। वही है, 5 वस्तुओं का मूल्य 15 रुपए है, तो 9 वस्तुओं का मूल्य निकालिए, तो 5 वस्तुओं का मूल्य 15 है, तो 1 वस्तु का मूल्य होगा 15/5, तो 9 वस्तुओं का मूल्य होगा 9 गुणा 15/5। तो वही मैंने लिखा है, 9 की जगह ये आ गया, 15 की जगह ये आ गया और बटे 5 की जगह ये आ गया। काफी आसान है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।